लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ओशनोग्राफी में कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है और किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। और अंतिम डिस्कशन जो था इन प्रश्नों को लेकर के ही था कि किस तरह के प्रश्न ओशनोग्राफी से पूछे जा सकते हैं। अपनी एक बहन थी जो चर्चा कर रही थी कि सर सिद्धांत की तरह भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही कही उसका उसने कि सिद्धांत के तरह भी पूछे जाते हैं। ऑप्शनल के सारे क्वेश्चन सिद्धांत के साथ तर्का मार के ही पूछे जाते हैं। नहीं भी पूछे वो सीधा भी पूछे तो भी हमें हमेशा अपने उत्तर, अपने वाक्य, अपने स्टेटमेंट उसी आधार पे देने होते हैं। भूगोलवेत्ताओं के आधार पे हम कुछ भी अपने मन से नहीं लिखते। हम भूगोलवेत्ताओं का नाम जोड़ते ही जोड़ते हैं। इवन यदि हम एटमॉस्फेयर को लिख रहे हैं, एटमॉस्फेयर रिलेटेड इशू लिख रहे हैं, या फिर हम ओशियन रिलेटेड इशू लिख रहे हैं, तो उनसे जुड़े हुए जोग्राफर्स को खोज के निकालते हैं कि कौन सा जोग्राफर इनसे जुड़ता हुआ प्रतीत होता है। एक मिनट। तो आज हम आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे वो टॉपिक है ओशियन बॉटम, रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन कह सकते हैं आप इसको, या आप ओशियन बॉटम कर सकते हैं। ओशनोग्राफी, ओशियनोग्राफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम मुद्दे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। और जितने भी मुद्दे हैं सब के सब जो है वो यूपीएससी में, सॉरी बीपीएससी में सब जगह पूछे जाते हैं, पीटी में भी और मेन में भी। तो सबसे पहले हम आज ओरिजिन ऑफ ओशियन बेसिन्स पे बात करेंगे कि जितने भी ओशियनिक लैंडफॉर्म्स हैं सब ओशियंस में मिलते हैं, आखिर उनका ओरिजिन कैसे हुआ, बने कैसे वो। और उसके बाद हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि ओशियन बेसिन या ओशियन बॉटम में होता क्या क्या है। ओरिजिन कैसे हुआ ओशियंस का, हेडिंग दे लीजिए। हिंदी में इस टॉपिक का नाम है महासागरीय नितल के उच्चावच। इसी नाम से आपको सविंद्र सिंह की किताब में चैप्टर मिलेगा, महासागरीय नितल के उच्चावच। इंग्लिश में इसको कहते हैं ओशियन बॉटम रिलीफ, या फिर आप कह सकते हैं रिलीफ ऑफ द ओशियन बॉटम, या बेसिन कह सकते हैं, रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन, या रिलीफ ऑफ द ओशियनिक बॉटम। तो ओशियनिक बॉटम कहिए या फिर नितल का उच्चावच कहिए, इस सब को समझने के पहले एक चीज समझना जरूरी है आपको, ओरिजिन कैसे हुआ ओशियन का। बिगनिंग में जब हम आपको बता रहे थे कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुआ अर्थ का, तो भूगोलवेत्ता ऐसा मानते हैं कि आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो पृथ्वी गर्म थी, आग के गोले के समान गर्म।
बहुत अधिक गर्म थी पृथ्वी। ऊपरी परत पिघले हुए मैग्मा लावा की तरह वैसे ही लाल था, जैसे जलती हुई भट्टी से जलता हुआ लाल कोयला हम बाहर निकालते हैं। फिर जैसे वो लाल कोयला धीरे 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 ठंडा होता जाता है, उसी तरीके से पृथ्वी भी धीरे धीरे ठंडी होती गई। और ज्यो ज्यो पृथ्वी ठंडी होती गई, त्यों त्यों पृथ्वी के ऊपरी भाग में क्रस्ट का निर्माण हुआ। एवोल्यूशन ऑफ क्रस्ट हुआ। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, जिसको भूपर्परटी भी कहते हैं हिंदी में। ये एक तरह की पपड़ी है जो पृथ्वी के ऊपर पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे गर्म खौलते दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर मलाई पड़ती है, पपड़ी, मलाई। वो गाढ़ी मलाई की परत जो गर्म खौलते दूध को के ठंडा होने पर बनती है, वो मलाई की ऊपरी परत भले ही ठंडी होती है, लेकिन उस मलाई की परत के नीचे का हिस्सा अभी भी गर्म होता है। जैसे भट्टी से निकला लाल कोयला, गर्म कोयला धीरे धीरे धूसर हो जाता है और उसकी ऊपरी परत जो हो जाती है ठंडी हो जाती है। एक परत ऊपर का सफेद, काला सफेद परत बन जाता है जो ऐसा एहसास कराता कि ठंडी हो गई। लेकिन उस कोयले को फोड़ा जाए, उसको तोड़ा जाए, उसको ड्रिल किया जाए तो अंदर से चिंगारी निकलेगी आग की, अंदर बहुत गर्म होगा। तो भूगोलवेत्ताओं का ऐसा मानना है कि जब पृथ्वी जन्मी थी, अपनी उत्पत्ति के समय पृथ्वी भी गर्म गोले जैसी थी, आग के गोले जैसे थी, बहुत गर्म, बहुते ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म। लेकिन धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हुई, ऊपरी परत ठंडा हुआ, कोई भी पदार्थ जब गर्म होता है तो फैलता है, लेकिन जब ठंडा होता है तो सिकुड़ता है। जब पृथ्वी पिछले 4.5 अरब बरस से ठंडी हो रही है, अब कहेंगे आकार भी तो बहुत बड़ा है, इतनी को कोयला ठंडा होने में बहुत देर लगता है, बहुत देर। तो फिर इतना बड़ी पृथ्वी है तो ठंडा होने में भी वक्त तो लगेगा ही। तो 4.5 अरब वर्ष से ये ठंडी हो रही है पृथ्वी, यानी पृथ्वी का ऊपरी परत ठंडा हो रहा है। अब किसी मासूम के मन में यह सवाल आएगा, तब तो सर जैसे दूध पूरा ठंडा हो जाता है, एक दिन अपना पृथ्वी भी अंदर से पूरा ठंडा हो जाएगी। नहीं रे भाई साहब, मासूम, पृथ्वी नहीं होगा उतना जल्दी ठंडा। काहे सर, मन में आएगा सवाल। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो तापमान है ना, उसको लेकर के जोग्राफर कहते हैं कि वो तापमान ठंडा नहीं होगा पृथ्वी उतना जल्दी, बहुत समय लगेगा। तब तक में तुम, हम और कई पीढ़ियां निपट लेंगी। क्यों नहीं होगा ठंडा? माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर जो तापमान है वो रेडियो एक्टिव कुछ पदार्थ हैं इसके कोर में अंदर। और जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोशन, फ्यूजन, इस तरह न्यूक्लियर एक्सप्लोशन खास करके नाभिकीय विखंडन वाली घटनाएं घटती हैं, रेडिएशन भी होता है उससे। तो ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी का आउटर कोर है और पृथ्वी का जो इनर कोर एरिया है, वहां खास करके आउटर कोर में इस तरह का बहुत ज्यादा जो न्यूक्लियर एक्सप्लोशन टाइप का वर्क है, वो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके एक्टिव होने के कारण, उसके जलने के कारण असीम मात्रा में हीट, ऊर्जा, उष्मा पैदा होती रहती है।
मैग्मा मंडल जो है, दुर्बलता मंडल, वहां भी इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जब पृथ्वी की ऊपरी परत से आपको यूरेनियम मिल रहा है, थोरियम मिल रहा है, तो क्या नीचे अंदर ये यूरेनियम थोरियम नहीं होगा क्या? भारी तत्व है, वो भी तो होगा वहां। और जलते हुए आग की भट्टी में यानी मैग्मा में यदि यूरेनियम थोरियम भी जलेगा, तो ये तो न्यूक्लियर मटेरियल है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो ये और भी ज्यादा ऊर्जा उष्मा पैदा करेगा। तो जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है इसका, उसके कारण पृथ्वी इतनी जल्दी ठंडी होने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि ओशियन कैसे बना। सिंपल सा डायलॉग है। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का जन्म हुआ था, उस समय पृथ्वी जो थी बहुत ज्यादा गर्म थी, आग के गोले के समान थी। और उस कोई भी आग का गोला हो तो उस वो जब ठंडा क्यों होता है, वो तो वो गैस रिलीज करता है। और पृथ्वी ठंडे होने के क्रम में जो पृथ्वी ने विभिन्न प्रकार के गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी कई तरह की गैसें रिलीज की। इन गैसों के पृथ्वी के चारों तरफ जमा होने के कारण, पृथ्वी के चारों ओर इन गैसों के जमा होने के कारण क्या हुआ? पृथ्वी के चारों ओर इन गैसों के जमा होने के कारण वायुमंडल का निर्माण हुआ। और इसी वायुमंडल में वाटर साइकिल स्टार्ट हुआ। जब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ एटमॉस्फेयर में रिएक्ट किया, वाटर ड्रॉपलेट क्रिएट किया, और फिर एक वाटर साइकिल स्टार्ट हुआ। और ये वाटर साइकिल एक साइकिल का रूप ले लिया, उसमें इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन लगातार चलना शुरू हो गया। तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण का जो चक्र प्रारंभ हुआ, उससे धरती की ऊपरी सतह पर, धरती के चारों ओर के एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से जल की बूंदों की वर्षा होने लगी। और इसने पृथ्वी के ऊपरी परत को धो डाला, टाइड की तरह वॉश आउट करना शुरू किया। जब इसने वॉश आउट करना शुरू किया और पृथ्वी की ऊपरी परत को और तेजी से ठंडा किया, तो पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा क्या हुआ? वो सिकुड़ गया। ऊपरी परत क्या हुआ? सिकुड़ गया। सिकुड़ने से सबसे बाहर का जो परत था, उसमें कुछ भूभाग तो फूला रह गया, उठा रह गया, जैसे मलाई में होता है। मलाई जब पड़ती है दूध पर तो एकदम प्लेन होती है क्या? नहीं, उबड़ खाबड़ होती है। कहीं सूजी होती है, फूली होती है, कहीं गहरी होती है, कहीं गड्ढा सा होता है। इस तरह से पृथ्वी का जो मैक्सिमम हिस्सा था, वो ज्यादा सिकुड़ के डाउन हो गया। और कुछ हिस्सा जो है, जिसकी संरचना ऐसी थी, जो नीचे से गैस प्रेशर कर रहा था, वो फूल गई थी। फूली हुई संरचनाएं जो थी, वो ऊपर उठी रह गई। तो जो ऊपर उठी रह गई वो महाद्वीप बन गई, और जो नीचे सिकुड़ गई, उसमें इन्हीं जल चक्र के माध्यम से, जल चक्र बहुत तीव्र गति से चलना शुरू हुआ, क्योंकि पृथ्वी से एक लार्ज अमाउंट ऑफ द गैस रिलीज हो रहा था। इतनी बड़ी है ना आकार में पृथ्वी, और लगातार वर्षा होने के कारण, यानी रेट ऑफ द प्रेसिपिटेशन वाज वेरी हाई, बहुत ज्यादा था वर्षा का, की दर ज्यादा थी। उस दर से ये वर्षा की बूंदें जलवाष्प नहीं बन पा रही थी जिस दर से वर्षा हो रही थी। तो इन पृथ्वी के ऊपरी परतों को वॉश आउट करते हुए, ऊंचे जगहों से, पानी का स्वभाव है कि वो ऊंचे स्थानों से वो धोती हुई वर्षा का पानी नीचे की तरफ फिसलती चली गई। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल किचन में करना होगा।
अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर की तरह नहीं समझा रहा हूं, बेसिक एक्सप्लेनेशन है। किसका? क्लाइमेटोल, ये ओशनोग्राफी का। ओशियंस बने कैसे वो समझाने की कोशिश है हमारी। यदि हम नेचर ऑफ द वाटर समझ लें, जल के स्वभाव को समझ लें कि पानी का क्या स्वभाव है, एक गिलास पानी को यदि कच्ची जमीन पर ऊंचाई से गिराएं, या एक लोटा पानी को गिराएं, जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं लोग, तो गिराने पे पानी जहां गिरेगी वहां गड्ढा कर देगी, और पानी उसी गड्ढे में नहीं टिकी रहेगी, पानी फिर बहेगी आगे। और किधर बहेगी? वो बह के बता देगी जिधर ढाल है उधर बहेंगी। वो ढाल बता देगी उस जगह की कि किधर ढाल है। और जब पानी बहेगी उस जमीन से, कच्ची जमीन से, अकेले नहीं जाएगी वो, आसपास के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जिसको भी वो अपने साथ ले जा सकती है, साथ लेती जाएगी। और तब तक चलेगी जब तक ढाल मिलेगा। ढाल खत्म, वहीं ठहर जाएगी जहां ढाल खत्म हो जाएगा। और जहां ठहरेगी वहां अपने साथ लाया हुआ सारा मलबा वहीं छोड़ देगी। यदि ज्यादा दिन ठहर गई तो बैठ जाएगा उसका जो भी उसके साथ घुला था, जैसे मतलब धीरे धीरे करके पानी का जो मलबा था, और पानी फिर एवोपरेट होके उड़ जाएगी और मलबा वहीं जमा मिलेगा। तो ये पानी का स्वभाव है। किचन में क्या करने ले जा रहे थे आपको? आयरन का एक तवा लीजिए, लोहे का एक तवा, चूल्हे पे चढ़ाइए और फुल गर्म कर दीजिए, ऐसा गर्म कि एकदम लाल हो जाए जल के। ऐसा करिएगा मत, मम्मी बहुत गुस्सा होंगी, तो घर वाले गुस्सा होंगे कि क्या पागलपंथी है। जब तवा बहुत ज्यादा गर्म होगा और फिर उस पर आप बर्सन क्रिया कीजिए, पानी लीजिए और छीटिए, छन से आवाज होगी, और जो पानी तवा पे पड़ा हो भाप बन के तुरंत उड़ जाएगा ऊपर। इस क्रिया को कहते हैं कन्वेक्शन, संवहन। और वो भाप के ऊपर यदि रुकावट दे देंगे तो बूंद बन के फिर तवा पे टपकेगा। तवा तो गर्म है, फिर छन और ऊपर उठेगा, और फिर वो ऊपर टकरा के फिर पानी बन के फिर टपकेगा। ऐसा ही कुछ चल रहा था ड्रामेबाजी बिगनिंग में। विषुवतरेखीय क्षेत्रों में जहां पृथ्वी ज्यादा गर्म थी वहां कन्वेक्शनल करंट, संवहनीय धारा, संवहनीय वर्षा प्रारंभ हुई। और जो ये संवहनीय वर्षा प्रारंभ हुई, इसके कारण बहुत ज्यादा अमाउंट जो था पानी का पृथ्वी की ऊपरी सतह को धो के समुद्र में पहुंचाया। तो आप चीजों को समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, मेरी बताने का मेन पर्पस है, वो जो तवा पे आप पानी छीटे थे गर्म तवे पे, तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन तवा पे सफेद सफेद दाग हो जाएगा। वो जो सफेद कलर का लिक्विड बनेगा ना तवे पे, लिक्विड नहीं होगा, वो एक तरह का राख सा होगा, उजला कलर का। गरम तवे पे मत छुइएगा, जब तवा ठंडा हो जाए तो उस सफेद पाउडर जैसी चीज को थोड़ा टेस्ट करके देखिएगा। वो क्षार होता है और हल्का नमक, लवण जैसा होगा, नमकीन भी होता है। सागर का जल खारा क्यों हो गया? गर्म पृथ्वी पर जब वर्षा की बूंदें पड़ी, तो जो भी धात्विक पदार्थ थे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, गर्म धात्विक पदार्थ, गर्म लोहे का मैग्मा, गर्म मैग्नीज, गर्म निकेल, इन धातुओं के साथ जल के हाइड्रोजन ने जब प्रतिक्रिया किया तो कुछ क्षार बनाए, कुछ अम्ल बनाए। और क्षार और अम्ल जब आपस में, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट किया तो कुछ सॉल्ट भी बना, नमक, सॉल्ट। जो सॉल्ट उन्हीं चट्टानों में जमा रह गए वो खनिजीय लवण बन गए, मिनरल सॉल्ट बन गया, जिसको हैलाइट कहते हैं। जो सॉल्ट मिनरल के फॉर्म में मिलता है उसको हैलाइट कहते हैं। और कुछ सॉल्ट को बारिश की बूंदों ने अपने साथ धो दिया, तवे को धो दिया, ऊपरी परत जो पृथ्वी की थी उसको धो दिया, और धो के अपने साथ बहा ले गई और समुद्र में जमा कर दिया। आज भी हजारों नदियां, और आज भी लगातार बारिश से
पृथ्वी की ऊपरी परत में जहां कहीं भी लवण है, चाहे वो मिनरल के रूप में हो, खनिज के रूप में हो, या जहां कहीं भी अम्ल है, एसिड, जहां कहीं भी क्षार है, बेस, जल उसको अपने साथ घुला के ले जाती है और हर जल स्रोत, हर जल राशि का, नदियों का अंतिम लक्ष्य समुद्र है, तो वो समुद्र में ही पहुंचाती है। इससे समुद्र में लगातार लवण जमा हो रहा है। 17 प्रकार के, मोर देन 17 टाइप्स ऑफ द सॉल्ट कंपाउंड्स आर अवेलेबल इन द ओशियंस। हम तो एक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, सल्फर क्लोराइड भी होता है। 17 तरह के नमक होते हैं भाई, 17 टाइप के। और इन लवणों का निर्माण जो है, इसी प्रक्रिया से प्रारंभ में हुआ। तो समुद्र का जो निचला सतह था, वो पृथ्वी के ठंडा होने से सिकुड़ने के कारण निर्मित हुआ। शुरुआत में वो उतना गहरा नहीं था, सैलो था, छिछला था। फिर इतना गहरा कैसे होता चला गया? पानी में भी वजन होता है साहब। उनसे पूछो जिनके घर चापानल नहीं थे, ट्यूबवेल नहीं था। आपका क्या है, आप तो एक स्विच दबाते हो और टंकी में पानी भर जाता है। मुझे मेरा बचपन याद है, मैं पानी ढोया करता था दूसरे के चापाकल से। बचपन में गांव में सब घर में वो भी नहीं था, चापानल भी नहीं था, वो जिसको आप, हम तो चापाकल ही बोलते हैं, चापानल जो भी, ट्यूब। तो दूसरे के नल में पानी लेने के लिए लाइन लगती थी बड़ी लंबी, वहां से मम्मी भेजती थी, जा 2 बाल्टी लेके आओ। बड़ा डिफिकल्ट काम था उतना पानी भर के इतना दूर लाना, बड़ा वजन होता है पानी में। कभी कभी तो दे देती थी डेकची। छोटा था मैं, इतना नन्ना सा, और इतना बड़ा डेकची वो दीदी आंटी उठा के रख देती थी सिर पे। भाई साहब कुछ देर के लगता था इधर गड्ढा हो गया है। ठीक है, अभी तक फीलिंग गई नहीं है। तो जब एक डेकची पानी, मैंने, मेरे साथ क्या है पता नहीं है, वरदान है या अभिशाप है माँ सरस्वती का, मुझे ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ फ्रॉम द बिगनिंग, बीच बचपन से वो डिजिटल क्रिस्टल क्लियर याद है, पूरा सब याद है। तो वो चीजें मुझे अच्छी भी लगती है कभी कभी, कि मैं पूरा फ्लैशबैक में जाके चीजों को लर्न देख सकता हूँ, विजुअलाइज कर सकता हूँ, फील भी कर लेता हूँ, तो पेन, हैप्पीनेस, एवरीथिंग। तो वही चीज थी कि ये ना थोड़ा मेरा, अब तो खैर नहीं है द गड्ढा, उस समय धोते धोते गड्ढा सा हो गया था। पानी में वजन होता है साहब, मैं बेहतर जानता हूँ। बड़ा भारी होता है पानी। ऐसे डेक्ची खाली था, एक हाथ से उंगली में आ जाता था, पानी भरने के बाद पता नहीं उसमें इतना वजन होता था कि मतलब उतारने के बाद भी लगता था कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, धंस गया है यहाँ पे। तो सोचो जो इतना अमाउंट ऑफ वाटर जमा हुआ होगा किसी छिछले गड्ढे में, तो उस गड्ढे की तली पे, तली को ही नितल कहते हैं, पेंदी भी कह लीजिए प्यार से। तो उस गड्ढे की तली जो थी, पेंदी जो थी, उस पर इस अपार जलराशि ने क्या डाला होगा? हाँ हाँ सही कह रहे हैं, दबाव डाला होगा, प्रेशर डाला होगा। क्या दिन डाला? रोजे बढ़ ले जा रहा है, प्रेशर और बढ़ रहा। सारी नदियां ला ला के उसमें पानी, पानी का वजन बढ़ रहा, और मलबा भी बढ़ रहा। मलबा का वजन, पानी का वजन, मलबा का वजन, पानी का वजन, वजन ही वजन, वजन ही वजन। 5 से 10 मिनट की दूरी पर जब हम लेके आते थे डेक्ची, तो 5 मिनट तक वजन फील होता था और लगता था ये धस गया है ये वाला पोर्शन। हजारों सालों से पता नहीं कितना क्वांटिटी में पानी होगा पैसिफिक ओशियन में, कितना क्यूबिक, हजारों लाखों करोड़ों अरबों टन गैलन पानी होगा उसमें। कितना दबाव डालती होगी ना तली पे। We can't imagine the pressure of the water on the bottom of the oceans. We can only feel the pressure of the water in the bottom of the ocean when we will go there. एक ट्रंच है, उसका नाम है मेरियाना ट्रंच।
कई फिल्में बनी हैं मेरियाना ट्रंच पे। उन फिल्मों में इमेजिन किया गया है उस प्रेशर को, पानी के उस दबाव को, उस वजन को। जब उस प्रेशर में कुछ गया रिसर्च करने के लिए, रशियन सेफ या फलाना ढिमका जो भी गया रे, फिल्में बनाई हैं काल्पनिक, तो पचक जाता है। इतना प्रेशर होता है कि अंदर जाके उसको झेल नहीं पाता आदमी। जीव उस प्रेशर को झेल नहीं सकता, पानी के उस दबाव को झेल नहीं सकता, इतना दबाव है वहां। वो दबाव उस तली पे भी तो पड़ता होगा ना, पेंदी पे, बॉटम पे। तो बॉटम दब गया होगा ना पूरा। कितना प्रेशर पड़ा, दबते 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 वो एकदम, जिस पर बहुत दबाव पड़ता है और बहुत वजन रखा होता है, सूजा नहीं रहता है तो क्या, वो एकदम एकदम कठोर रिजिड बन जाता है। कभी कभी किताब में आप पढ़ेंगे कि बॉटम ऑफ द ओशियन, समुद्र की तल में जो प्लेट है, ओशियनिक प्लेट, बड़ा रिजिड है, विराट बड़ा टफ, कठोर है। क्यों भाई, क्यों रिजिड है, क्यों कठोर है? कैसे हो गया कठोर? वजन भाई साहब, जिसपे वजन पड़ता है परिवार का, समाज का, घर चलाने का, वो कठोर हो ही जाता है, उसको होना पड़ता है कठोर। क्या करे, महासागरों की तली पर जब वजन पड़ता है, वो कठोर हो गया है। तो बॉटम ऑफ द ओशियंस में हम एक कहानी सुन रहे थे, बहुत ही भावुक कहानी था। ये ज्योग्राफी वाला बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा क्या सुन रहा है, सुन रहे, पर जरूरी था, इससे समझ बनेगी आपकी कि ओशियन ऑफ द बॉटम का निर्माण कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ। एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझना जरूरी था। द फ्लोर ऑफ द ओशियन आर नॉट प्लेन as believed earlier. They are rugged and complex with world's longest mountain range, deepest trenches, and largest plain. हम किताब पढ़ रहे हैं, बस बता रहे हैं आपको। पहले भूगोलवेत्ता ये मानते थे कि सागर का जो नितल होगा, समुद्र का जो नितल होगा, वो प्लेन होगा शायद। क्यों? क्योंकि इतने प्रेशर पे, इतने दबाव पे सब कुछ प्लेन हो जाता है। यदि किसी किताब पे या किसी चीज पे या कपड़े पे बहुत भारी पत्थर डाल दें, एकदम प्लेन पत्थर, एक जैसा प्रेशर, तो सब बराबर हो जाएगा। नहीं, ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो सब चपटा होके प्रेशर प्लेन हो जाएगा। तो अर्लियर जोग्राफर्स जो थे वो यही सोचते थे कि जब वाटर सब जगह एक जैसा प्रेशर बनाती है, इतना हैवी प्रेशर है वाटर का, तो तली कैसी होगी, बॉटम कैसा होगा? प्लेन, सब जगह एक समान प्लेन। बट इट इज नॉट ट्रूथ, वी वर रॉन्ग। भूगोलवेत्ताओं की ये जो कंफ्यूजन थी तब दूर हो गई जब मॉडर्न साइंस ने डार्क में इमेज लेने वाले कैमरे का निर्माण कर लिया, सैटेलाइट का निर्माण कर लिया, सोनार का निर्माण कर लिया, समुद्र के नीचे की गहराई को नापने के यंत्र का निर्माण कर लिया। तब जाके भूगोलवेत्ताओं का की जो समझ थी भूगोलवेत्ताओं की, वो सही हो पाई, और उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हुई। तब उनको पता चला कि जिस समुद्र की तली को हम समतल समझते थे, वह समुद्र की तली समतल नहीं है। जिस तरह जमीन पर कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं घाटी है, रिफ्ट वैली, इन वैलीज, सिमिलरली, सेम टू सेम, समुद्र के पेंदी की जो दुनिया है, वहां भी पर्वत हैं, वहां भी पठार हैं, वहां भी नदियां हैं। हाँ, समुद्र के अंदर भी नदियां हैं।
वहां भी मैदान है, और उन सब को मिला करके एक टर्मिनोलॉजी बनता है रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन। बेसिन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा करके गड्ढा सा है। जैसे बेसिन क्या होता है, कितना सारा गड्ढा होता है, इसमें आसपास का पानी जमा होता है, बेसिन, वॉश बेसिन, माउथ बेसिन, ऐसे करके गड्ढा सा है, इसलिए बेसिन। और इस बेसिन की तली जो है वो प्लेन बिल्कुल नहीं है। तो कैसे पता चला वैज्ञानिकों को कि तली प्लेन नहीं है? विद द हेल्प ऑफ सोनार। क्या होता है ये सोनार? SONAR, सोनार। साउंड की मदद से डेप्थ को मेजरमेंट करना, गहराई को मापना, और उसके आधार पे नीचे का डायग्राम विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर की मदद से नीचे का डायग्राम बनाना। उस डायग्राम की मदद से जो पता चला है, अब हम 3D इमेज देख सकते हैं पूरे प्रशांत महासागर का। 3 डायमेंशनल डायग्राम कंप्यूटर ने बना दिया है कि कैसा है बॉटम, विजुअलाइज कर सकते हो। So bottom of the Pacific Ocean and bottom of the Indian Ocean, as well as at bottom of the Arctic Ocean and Atlantic Oceans, are visible nowadays. We can visualize with the help of artificial intelligence. It means with the help of computer, we can visualize 3 dimensional diagram. अब तो 4 dimensional आ गया है। 3 dimensional diagram of the ocean bottom. And now we know that the bottom of the ocean is not plain. अब ये हम जान चुके हैं कि जो सागर का नितल है वह समतल नहीं है, जैसा पहले के भूगोलवेत्ता मानते थे। वो इसलिए ऐसा मानते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इतने अधिक जल का जो दबाव है, इस दबाव में नीचे की तली समतल हो गई होगी, क्योंकि जल का स्वभाव है कि वह हर दिशा में समान दबाव लगा सकता है, मात्रा के अनुरूप। लेकिन उनका ये कॉन्सेप्ट, उनकी ये हाइपोथेसिस फेल हो गई, और ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट आया कि ओशियंस का जो बॉटम है वो डिवाइडेड है 4 बड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन में। अब आते हैं थोड़ा अलग मुद्दे पे बात करते हैं। ये तो थोड़ा सा स्टोरी था। सामान्यतः हम सभी छात्र ये जानते हैं कि धरातल के लगभग 3/4 भाग पर हाइड्रोस्फीयर है, जलमंडल, और जो रेस्ट पार्ट है वहां स्थल मंडल है। यानी 71% एरिया ऑफ द अर्थ जो है, अपर सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो वाटर है, और 29% जो है वो लैंड एरियाज है। एक ज्योग्राफर हैं, उनका नाम है क्रूमेल। सविंद्र सिंह क्रूमेल को कोड करते हुए लिखते हैं कि क्रूमेल मानते हैं कि जल 71% नहीं है, 70.2% है, और जो स्थल है वो 29.8% है। सत्यता जो भी हो, यूनिवर्सल सार्वजनिक रूप से या सार्वभौमिक रूप से ये मान लिया गया है कि लगभग 71%, लगभग 71, 71% क्या है? 71% जल और 29% स्थल। क्रूमेल ऐसे ही हल्का फल्का, लिखना है तो लिखेंगे, नहीं लिखना है तो नहीं लिखेंगे। अब जो जलमंडल हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर हम पढ़ रहे हैं, इस हाइड्रोस्फीयर में, जलमंडल में कई चीज शामिल है। जो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज है, लार्जेस्ट वाटर बॉडीज जो है, उसको हम ओशियंस के नाम से जानते हैं। 5 ओशियन है। पैसिफिक, ये दुनिया का सबसे प्राचीन ओशियन है। पहले सिर्फ यही था। पहले धरती पर एक ओशियन, एक महाद्वीप था।
वन ओशियन, वन कॉन्टिनेंट। ओशियन का नाम था पैंथालसा। पैंथालसा का मतलब होता है, पैंथालसा जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है ओल्ड पैसिफिक। ओल्ड पैसिफिक ओशियन, ठीक है, प्राचीन प्रशांत महासागर, एक ही ओशियन था। फिर यही ओल्ड पैसिफिक ओशियन बट गया। बट क्या गया? इस ओल्ड पैसिफिक ओशियन के बीच में एक कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। जियोमॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा था कि उस पेंजिया में डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के कारण वो पेंजिया डिसइंटीग्रेट हो गया, विखंडित हो गया। सो ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेंजिया, पेंजिया के विखंडन के बाद यही पैसिफिक ओशियन जो था पैंथालसा, ओल्ड पैसिफिक पैंथालसा, वर्तमान समय में 5 ओशियन में डिवाइड हो गया है। ये 5 ओशियंस कौन कौन से हैं बता रखा है मैंने आपको मैपिंग की क्लास में। पहला ओशियन है पैसिफिक ओशियन, दूसरा ओशियन है इंडियन ओशियन, तीसरा ओशियन है अटलांटिक ओशियन, चौथा ओशियन है आर्कटिक ओशियन ऊपर नॉर्थ में, और पांचवा ओशियन में सदर्न हेमिस्फेयर में जो तीनों ओशियन जहां मिलता है, सदर्न में नीचे 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 दक्षिण, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन जहां चारों तरफ एक साथ मिल जाता है, वो वाला जो पार्ट है, यानी 40s 50s 60s जहां चलता है, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला, ये वाला जो रीजन है ना, यहां पे भी एक ओशियन है, उसका नाम है सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन को मिला के 5 ओशियन हो जाते हैं, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, आर्कटिक। पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, आर्कटिक और सदर्न। ओशियंस के अलावा वाटर बॉडीज जो हैं, जो ओशियंस से छोटे हैं, उनमें से कुछ कॉन्टिनेंट के बीच में है, कॉन्टिनेंट से घिरे हुए हैं, कुछ कॉन्टिनेंट के कोस्ट पे हैं, तट पे हैं, उनको सीज कहते हैं। सीज, सागर, महासागर से छोटे होते हैं। 2 तरह के सागर होते हैं, एक को कहते हैं मार्जिनल सी, तटीय सागर, एक को कहते हैं ओपन सी, खुला सागर, एक को कहते हैं क्लोज्ड सी, बंद सागर। जो खुला सागर है वो डायरेक्टली उसका कनेक्शन होता है किसी ओशियंस के साथ, वो खुला सागर है। और बंद सागर वो है जिनका ओशियंस के साथ लिमिटेड कनेक्शंस होता है, वो बंद सागर है। वो एक तरह का झील है, जैसे कैस्पियन सागर एक क्लोज्ड सी है। इसी तरह एक और सी हुआ करता था अरल सागर, शहीद हो गया, अब नहीं है अरल सागर, सूख गया, गड्ढा हो गया पूरा का पूरा, पानी खत्म, गड्ढा बचा केवल, अरल सी सूख गया। आने वाले समय में कैस्पियन से भी सूख जाएगा। तो सूख क्यों नहीं रहा है? अरल सी में कोई नदी पानी लेके नहीं गिराती थी। जो नदी आती थी ना, आमू दरिया और सिर दरिया, 2 नदी थी, यही जान प्राण थी अरल सी की। आमू दरिया और सिर दरिया बेवफा निकली, उसकी मजबूरी थी, वो बेवफा नहीं थी बेचारी, पानी लेके आ रही थी इनके लिए, लेकिन रास्ते में मानव जैसा स्वार्थी जीव जो है, उसने आमू दरिया और सिर दरिया को गुमराह करके कहीं और ले गया। नदियों के मार्ग बदल दिए स्वार्थी मानवों ने। मर गया बेचारा अरल अपनी डार्लिंग की याद में। अरल सागर अब अरलकुम डेजर्ट बन गया है। देवदास पार्ट 2। अरल सागर अब अरलकुम डेजर्ट बन गया है। किसकी याद में? आमू दरिया और सिर दरिया। ये तो नदियां थी, आमू दरिया सिर दरिया, पानी लेके आती थी, और इसका पानी अरल सी में गिरता था। बड़ा पूरा सी था अरल सी, काफी बड़ा अच्छा खूबसूरत सा। मछली पालन होता था, समुद्री, मतलब थोड़ा कम खारा था, नहीं के बराबर, खारा तो था लेकिन कम खारा था।
फिर धीरे धीरे नदियों ने आना बंद कर दिया, क्योंकि वो मुड़ गई दूसरी ओर। मुड़ नहीं गई, मोड़ दी गई। फिर अकेला पड़ गया बेचारा, तन्हाई में रो रो के सूख के कांटा हो गया, मर गया अरल सी। भगवान उनकी इस आत्मा को शांति दे। कुल मिलाकर के स्टोरी ये है कि ओशियंस सी, क्लोज्ड सी जिसको आप झील भी कह सकते हैं, लेक, स्मॉल लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ये दी सब के सब वाटर बॉडीज के पार्ट। इवन जो वेटलैंड्स हैं वो भी कुछ जहां पानी जमा है वो वाटर बॉडीज के पार्ट। बट हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे दो चीजों पे, एक सागर पे और एक महासागर पे। सबसे पहले हम देख लेंगे कहां कहां कौन कौन महासागर है, पांचों। और फिर हम देख लेंगे जो दुनिया के मेन मेन सागर हैं, जैसे बेरिंग सागर, रोम सागर, अकोस्टक सागर, जापान सागर, चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, पीला सागर, लाल सागर, काला सागर, उजला सागर, हरा सागर। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सब सागर हैं, सारे हैं। काला सागर भी है, लाल सागर भी है, उजला सागर भी है, पीला सागर भी है, हरा सागर भी है। और रूम सागर किसको कहते हैं? किसी को पता है रूम सागर? कौन है हिंदी मीडियम का महान छात्र क्लास में? कौन बताएगा रूम सागर किसको कहते हैं? जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल आज एकदम ऑफलाइन, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ऑनलाइन क्लास वाला पूरा फीलिंग। हमको ऑफलाइन क्लास का थोड़ा आदत है। कोई बता ही नहीं रहा है, बताइए। अभी ऑफलाइन होता तो सबसे पूछते हम बिल्कुल एक एक करके। कोई नहीं बताया रूम सागर। दिल टूट गया मेरा। मैं ही बता देता हूँ। मेडिटेरेनियन सी को बोलते हैं। भूमध्य सागर का ही दूसरा नाम क्या है? रूम सागर। तो कभी यदि गलती से कहीं रूम सागर लिखा हुआ दिख जाए ना, तो तुम मत सोचना कि बाथरूम है या डाइनिंग रूम है। ठीक है? रूम सागर किसको कहते हैं? भूमध्य सागर को कहते हैं। कहीं बहुत जगह सविंदर सिंह तो ज्यादातर रूम सागर ही करेंगे। तुम किताब लाए होगे और पढ़ोगे रूम सागर, फिर कहोगे ये तो सर बताया नहीं। बाद में ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं। रूम सागर, भूमध्य सागर को कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो सी है, मेडिटेरेनियन सी हो या फिर जिसको रूम सागर भी कहते हैं। अखोस्टक सी नाम सुना होगा आपने, कमचटका पेनिनसुला के पास है। बेरिंग सी, कमचटका वही साइबेरिया जो है, साइबेरिया का जो बिल्कुल उधर पूरब में जो साइबेरिया का क्षेत्र है वहां पे अकोस्टक है। वहीं जहां कामागाटा मारू है तो अकोस्टक है, वहीं पे बेरिंग सी है। तो ये छोटे छोटे जो सागर हैं, सागरों का बॉटम और महासागरों की तली एक जैसी होती है, दोनों एक जैसा। और जो तली है उसका एक डायग्राम बनाता हूं, उससे बेहतर समझ में आ जाएगा। तली, सागर के बॉटम की तली। अब आया मैं मुद्दे पे। अभी तक चल रहा था क्या, तो बस ऐसे ही भावना में बह रहे थे मैं। ये मेन मुद्दा है। जहां कॉन्टिनेंट खत्म होता है, पता नहीं कब ठीक होगा ये सर्दी खांसी। मान लो कि ये महाद्वीप है। महाद्वीप का किनारा है। इस किनारे से यहां पे ये समुद्र शुरू हो गया। ये समुद्र तल है।
सी लेवल। ये यहाँ बीच है, गोवा वाले बीच पे कुछ दूर कम गहरा है। फिर अचानक बचपन की यादें, फिसलने वाली जगह, दूसरे की दरवाजे पे फिसलते हुए। ये एक तरह का स्लोप है, स्लोप, ढाल। ढाल खत्म हुआ, अब तली है, और ये इसका गड्ढा, गर्त, और ये पर्वत, ये पठार, ये ऊपर तक आ गया बिल्कुल। पानी के ऊपर नहीं गया है, लेकिन काफी ऊपर है। ये जमीन है ठोस। ये जमीन है, चट्टाने, और ये पानी, समुद्र का। पहले मानते थे भूगोलवेत्ता कि समतल होता है पूरा का पूरा, तली है नहीं समतल। ओशियन बॉटम को कुल मिलाकर तीन चार चार भागों में बांटते हैं। ये वाला जो भाग है ना, इसको छज्जा बोलते हैं। छज्जा, सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। महासागरीय छज्जा, या महासागरीय नहीं, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय छज्जा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं इसको, महाद्वीपीय छज्जा। और जो ये खतरनाक ढाल है कि यहां से टकले बेटा तो गिलने बेटा वाली बात हो जाती है, एकदम सीधे नीचे। एक बार गंगा जी नहाने गए थे कस्टर्नी घाट पे, नहाते नहाते ऐसी जगह पांव पड़ा, उसके बाद सीधे हम जा ही रहे थे अंदर। हमको लगा आज गंगा मां बुला ही लेगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कम से कम 2-3 मिनट तो हम सांस रोक ही सकते हैं। और उस 2-3 मिनट में यदि हम अपोजिट साइड तट की तरफ दौड़े तो हम वहां पहुंच जाएंगे छज्जे में जहां कम पानी है। वही किया हमने, एकदम जमीन पे ही पकड़ के, जमीन पकड़ के पुर 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 भागा, और जब खड़ा हुआ तो देखा वहां आ गया था जहां पानी कम था। थैंक गॉड अपोजिट नहीं भागा। लेकिन उस समय जो मैं एहसास हुआ जीवन का, जिंदगी कितनी कीमती है, बड़ा अच्छा एहसास हुआ था। इसको कहते हैं ढाल, इसको कहते हैं महाद्वीपीय निमग्न ढाल। क्या पुकारते हैं इसको? महाद्वीपीय निमग्न ढाल। ढाल, स्लोप बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। और जो सबसे नीचे ये जगह जो है, इसको कहते हैं पेंदी। मेन पेंदी यही है, अवैसल प्लेन, अगाध महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान। और उस मैदान से भी गहरी होती है कोई कोई, मेरियाना चाची, ट्रंच, गर्त। जो पहाड़ी जैसी संरचना होती है उसको कहते हैं कटक। जो पठार जैसी संरचना होती है उसको भी कहते हैं कटक ही। कटक का ही एक वैरायटी है गुयोट। तो महासागर की तली चाहे प्रशांत की हो
या अटलांटिक की हो, सबकी एक ही जैसी तली होती है। और नाम भले बदल जाए कटकों का, संरचनाएं एक ही जैसी होती है। जो महाद्वीप के बिल्कुल सटा हुआ एक क्षेत्र होता है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। शेल्फ के बाद की जो वो तीव्र ढाल होती है उसको कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। और जहां स्लोप खत्म होता है वहां से डीप सी शुरू हो जाता है, उसको डीप सी प्लेन या फिर ओशियनिक प्लेन कहते हैं, या डीप सी प्लेन कहते हैं। और ओशियनिक, जहां प्लेन के बाद भी गहरी खाई खाई मिले उसके लिए ओशियनिक डीप्स कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये ओशियनिक डीप है, ओशियनिक ट्रंच है। ये एबैसल प्लेन है, ये स्लोप है, ये सेल्फ है, ये रिज है, रिज 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 यानी कटक, और ये गुयोट है। सब में मिलता है, सब में। हर इंसान, सॉरी, हर महासागर की एक ही जैसी तली होती है। उसमें कोई क्रांतिकारी डिफरेंस नहीं होता है कि भाई ये प्रशांत की तली है तो इसमें सोने की तली होगी, नहीं, सबकी तली एक ही जैसी होती है। सब में कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, सब में कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, सब में एबैसल प्लेन होता है, और सब में ही ओशियन डीप्स यानी कि ट्रंचेस होते हैं, कटक होता है। नाम बदल जाता है, किसी का कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा चौड़ा होता है, किसी का कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम चौड़ा होता है। जैसे पैसिफिक ओशियंस के कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है कम चौड़े हैं, जबकि खास करके साउथ अमेरिका के आसपास तो बहुत कम चौड़े हैं। जबकि सबसे चौड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर्कटिक ओशियंस का होता है। आर्कटिक ओशियन का कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे चौड़ा है, उसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है। और सबसे कम चौड़ाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, छज्जे की सबसे कम चौड़ाई प्रशांत महासागर के किनारों पे देखने को मिलती है। और इस छज्जे की सबसे ज्यादा चौड़ाई कहाँ मिलती है? आर्कटिक ओशियन में मिलती है, रसिया साइबेरिया के पास। अब ये तो पढ़ लिया आपने, सेल्फ, स्लोप, प्लेन, सबमरीन रिज, इसी को सबमरीन रिज कहते हैं। ये कटक, ट्रंचेस, डिफाइन कर लेते हैं इसको। कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय छज्जा क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय छज्जा जो होता है वो एक तरीके से कॉन्टिनेंट का एक्सटेंशन होता है, सरफेस का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट और एक्सटेंशन ऑफ द सरफेस ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। कोई भी महासागर जिस महाद्वीप से सटी होती है उस महाद्वीप का जो विस्तार होता है, एक्सटेंशन होता है, उसी को छज्जा कहते हैं। छज्जा बिहार में बड़ा लोकप्रिय है। बिहार में हम लोग घर बनाते हैं तो छज्जा जरूर देते हैं, रंग को रंग बक्सा उक्सा रखने के लिए। दिल्ली वाले छज्जा नहीं देते। हम लोग के घर में सबसे पहले छज्जा, छज्जा बनता है, उसके बाद छज्जा पे खूब खेल लो तब छत बनता है। ठीक है, तो छज्जा यानी सेल्फ देखा होगा आपने, छोटा सा ऐसे निकला हुआ रहता है, उसमें बक्सा उक्सा रखते हैं लोग अपना, जो शादी में मिला होता है ना, 2-3 गो बक्सा अल्युमिनियम वाला। पहले के जमाने में मिलते थे वो, उसी पे सहता रहता है, पुराना जमाना का जो भी अरिया डेगची, पुराना कपड़ा उपड़ा वाला ट्रंक रंक, उसी पे छज्जा, वही छज्जा है, बस छत से नीचे होता है वो थोड़ा छज्जा। वैसे ही छत हो गया कॉन्टिनेंट, और उसके नीचे जो इतना छोटा सा निकला हुआ रह दिया आपने, वो हो गया छज्जा। तो कॉन्टिनेंट का वो पार्ट, वो एक्सटेंशन जो ओशियंस के कोस्टल रीजन्स में होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एवरेज देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर तक होता है इसका, सागर की तरफ जो एक्सटेंशन होता है, एवरेज औसत 200 मीटर तक देखा गया है। और नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस जो है वहां सबसे कम है इसका एवरेज चौड़ाई जो है, 70 किलोमीटर तक, उससे भी कम है। और मैक्सिमम लार्ज जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो देखने को मिलता है
वो अटलांटिक, सॉरी, आर्कटिक ओशियन में देखने को मिलता है। सबसे बड़ी जो छज्जा है, जिसको कॉन्टिनेंटल स्लेब सेल्व्स बोलते हैं, सेल्व्स। कहीं कहीं हिंदी के किताबों में इसको मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, कुछ ऐसे भी हिंदी के किताब होंगे जिसमें महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय निमग्न ढाल। तो डिपेंड करता है कि वो जो मास्टर जो किताब लिख रहा था उसको हिंदी में कितना प्यार है। अक्सर यूपी वाला कोई व्यक्ति होगा ना, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को हिंदी में बड़ा गहरा ज्ञान हुआ करता था। ज्यादातर कवि लोग यूपी के ही थे। उत्तर प्रदेश का कोई ऑथर होगा, अब जैसे सविंदर सिंह है इलाहाबाद वाले, ये भी यूपी वाले भाई साहब हैं, तो इनकी हिंदी बड़ी जबरदस्त है। तो ये एकदम ऐसा ऐसा टर्मिनोलॉजी लिखेंगे कहीं कहीं। अब भूमध्य सागर को लिखेंगे रूम सागर, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि रूम सागर, कौन सा रूम। ठीक है, उसी तरीके से जिसको आप कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स कहते हैं, या कॉन्टिनेंटल सेल्फ या कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स, उसी को ये कहेंगे महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय निमग्न तट। जिसको आप स्लोप कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप, वो जो कलरफुल है कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसको ये कहेंगे महाद्वीपीय मग्न ढाल, निमग्न ढाल, कुछ भी कहेंगे अपना अपना। तो महाद्वीपों का किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, जिसपे जल की औसत गहराई लगभग 100 फैदम तक होती है औसतन। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है, कहीं पे जान लीजिएगा। इसकी ढाल बड़ी कम होती है, 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच इसकी ढाल होती है। चौड़ाई जो होता है वो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट, डिफरेंट डिफरेंट ओशियंस में। और जहां पे तटीय क्षेत्र में ऊंचे पर्वतों का निर्माण है, जैसे एंडीज है, जैसे रॉकी है, वहां पे अक्सर जो महाद्वीपीय मग्न तट है, महाद्वीपीय मग्न तट यानी सेल्फ है, वो कम चौड़ा होता है। जैसे कि दक्षिण अमेरिका में एंडीज के कारण बहुत सकड़ा छोटा सा कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ही नहीं। कॉन्टिनेंटल सेल्फ एकदम नहीं है, एकदम छोटा सा 0/सन्नाटा। लेकिन औसतन देखा जाए तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है 48 किलोमीटर तक होता है मैक्सिमम, औसतन। एक जोग्राफर है, उनका नाम है सेपर्ड। उनका काम रिसर्च इन्हीं पे है, महाद्वीपीय मग्न तटों पर रिसर्च किया है उन्होंने, पीएचडी की है उन्होंने। सेपर्ड महोदय कहते हैं कि ज्यादातर मग्न तटों का औसत 42 किलोमीटर, 42 मील यानी 67 किलोमीटर तक होता है। केवल अपवाद स्वरूप में आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन का 480 किलोमीटर चौड़ा है। हाँ, बाकी सबका कितना है? 67 किलोमीटर औसतन। और आर्कटिक का कितना है? औसतन 480 किलोमीटर है। 160 से 480 किलोमीटर के बीच है आर्कटिक ओशियन का छज्जा। बहुत चौड़ा छज्जा है उनका। तो कुल मिला के देखा जाए तो चीन सागर, एड्रियाटिक सागर, आरापुरा सागर, इनके जो छज्जे हैं वो चौड़े हैं। आर्कटिक सागर, इनके छज्जे चौड़े हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इनके चौड़े छज्जे, मतलब छज्जे जो हैं, यानी महाद्वीपीय मग्न तट या मग्न निमग्न तट, ये सकड़ा है, इनका कम चौड़ा है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछते कि ओशियन बॉटम एक्सप्लेन करो, अभी हम कॉमन बता रहे हैं, सबका मिलाकर, और एग्जाम में क्या आएगा? हिंद महासागर के नितल की संरचना बताओ, या अटलांटिक ओशियन के नितल की संरचना बताओ, या पैसिफिक ओशियन के नितल की संरचना बताओ। वहां भी ऐसे ही लिखना है, सिर्फ सिर्फ, और डायग्राम बना देना है इंडियन ओशियन का, और उनका जो नाम है कुछ कुछ जगहों का, जैसे हर एक ओशियन बॉटम में जो कटक है, रिज है, उसके कुछ अलग अलग नाम है। उन नामों की का जिक्र करना पड़ेगा डिटेल में। तो हम आपको महाद्वीपीय छज्जा बता रहे थे, अब हम बात करेंगे ढाल की। तो जो महाद्वीपीय ढाल है, जिसको आप उस कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हो, महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हो, या महाद्वीपीय निमग्न ढाल कहते हो, वह भाग है जहां कॉन्टिनेंट का जो एक्सटेंशन है वो खत्म हो जाता है। और जब कॉन्टिनेंट का एक्सटेंशन खत्म हो जाता है तो अचानक गहराई बढ़ने लग जाती है। और जब अचानक गहराई बढ़ने लग जाती है
तो ढाल तीव्र हो जाता है। और ये ढाल जो अब तक 1 डिग्री से 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री था, वो ढाल अचानक 40 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, 62 डिग्री हो जाता है। तो कई जगहों पे तो ये ढाल लगभग 70-80 डिग्री तक हो जाता है। ठीक है, तो 70 डिग्री तक ढाल जितना ज्यादा तीव्र होगा, उतना ज्यादा जो मलबा लेके आया है कॉन्टिनेंट के ऊपर से नदियां, वो फिसल के समुद्र में तली में चला जाएगा तेजी से। तो ये ढाल जो है, स्लोप जिसको कहते हो आप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसका अपर्दन भी होता रहता है। कैसे? तो जो नदियों का पानी आता है वो ठंडा होता है, पता है ना आपको। और जो पानी ठंडा होता है वो पानी भारी होता है। और यदि पानी भारी है तो पेंदी में बैठ जाएगी। और जब वो पेंदी में बैठेगी और वहां ढाल होगा तो फिर वो बहेगी। तो समुद्र के अंदर नदी बहेगी, वो भारी पानी ठंडा पानी बहेगी ढाल के कारण। क्योंकि ढाल मतलब मिलते ही ढाल नदियां युवा हो जाती हैं। ढाल मिलते ही नदियां क्या हो जाती हैं? युवा हो जाती हैं। ढाल मिलेगी, नदियां युवा हो जाएंगी, बहेंगी। और जब बहेंगी किसी ढाल पे तो काटेगी, भी आकार की घाटी बनाएगी नदियां। और जब भी आकार की लंबी घाटी बनाएगी नदियां, तो उसको कहेंगे हम कैनियन। कैनियन। तो समुद्र के अंदर यदि कोई कैनियन बना तो उसको कहेंगे सबमर्ज कैनियन। सबमर्ज कैनियन। तो आज हम आपको बस 2 पॉइंट बता पाए। ऐसे तो आज बेसिक्स पर बात करने आया था मैं, कि ओशनोग्राफी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बना कैसे ओशियन, वो समझा दूंगा। लेकिन मुझे लगा कि वो चीजें आप इतनी बातें बता चुके हैं, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं, तो उसको आप पहले से समझ चुके होंगे, इसलिए मैंने सीधे आ गया मुद्दे पर। और मैंने आपको कोशिश की 2 चीजें समझाने की, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप और सबमरीन कैनियन। ठीक है, समुद्र के अंदर भी बनता है कैनियन, ऐसा नहीं कि केवल जमीन पे बनता है ग्रैंड कैनियन, ऐसा नहीं है। तो कल हम और भी बातें करेंगे, आज की क्लास इतनी ही है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? चलिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।